जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, क्लास 10th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुकी है। दोस्तों देखिए, जो बच्चे क्लास 10 में पढ़ते हैं उनके लिए देखिए, क्लास 10th वालों के लिए है अध्याय 5। एक ही शॉर्ट में समाप्त हो जाएगा ये क्लास। देखिए दोस्तों, एक ही वन शॉर्ट वीडियो बनेगी। देखिए तो चैप्टर का नाम हमारा जैव पराक्रम। जैव पराक्रम क्या है दोस्तों, इसके बारे में आज हम विस्तार से समझेंगे। चैप्टर 5 है हमारा। देखिए, जो पुरानी बुक है उसमें 6 दिया होगा, जो नई वाली बुक छपी है उसमें चैप्टर 5 में ही जैव पराक्रम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम देखिए यहाँ पर समझेंगे जैव पराक्रम। जैव पराक्रम क्या है दोस्तों, हम इसके बारे में देखिए समझेंगे जैव पराक्रम क्या है। तो जैव पराक्रम हमारा क्या हो जाएगा, देखिए, जीवों में वे सभी पराक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव पराक्रम कहलाते हैं। जीवों में, किसमें दोस्तों, जीवों में, जैसे प्राणी, माधवी, जीव, जितने भी जीव सभी हैं उसमें क्या अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वो जैव पराक्रम हमारे कहलाएंगे। ठीक है ना। तो उसके बाद हमारा देखिए आ जाता है दोस्तों सजीव क्या है। सजीव या जैव क्या है। सजीव जैव क्या है। सजीव वह कहलाता है जिसमें जान होती है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य आदि। जिसमें कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य आदि, इसमें सभी में हम क्या होती है, जान होती है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सजीव कहलाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा देखिए दूसरा निर्जीव या अजैव। निर्जीव किसे कहते हैं। निर्जीव वह कहलाता है जिसमें जान ना हो, जैसे कागज, टेबल, कुर्सी, मेज आदि। ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, निर्जीव वस्तुएं। सजीव और निर्जीव तो आप लोगों को बचपन में ही पढ़े होंगे किसे कहते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग हमारी आ जाती है, देखिए यहाँ पे पोषण। पोषण क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम समझेंगे अच्छे से। देखिए पोषण क्या है। किसी भी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा यानी कि ताकत की आवश्यकता होती है। शरीर में ताकत लेने के लिए हमें पोषण तत्व को ग्रहण करना होता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। शरीर की ऊर्जा बनाने के लिए हमें क्या, किसकी आवश्यकता होती है, भोजन करने की। जब भोजन करेंगे तो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, और जब इसको क्या कहेंगे, पोषण कहते हैं। तो पोषण हमारा दो प्रकार का होता है। पहले स्वपोषी पोषण और दूसरा विषम पोषी पोषण। इसको कह सकते हैं आप स्वपोषण और परपोषण, ये कह सकते हो। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्वपोषी पोषण क्या है। स्वपोषी पोषण या स्वपोषण पोषण क्या है। तो वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए एक दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते, जैसे हरे पेड़ पौधे आदि। हरे पेड़ पौधे दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इनको क्या कहेंगे हम, स्वपोषी पोषण या स्वपोषण कहेंगे। ठीक है ना, इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए विषम पोषी पोषण क्या है। विषम पोषी पोषण वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए एक दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, यानी कि निर्भर रहते हैं, जैसे मनुष्य, भेड़, बकरी आदि। मनुष्य, भेड़, बकरी आदि दोस्तों किस पर, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो ये देखिए विषम पोषी पोषण के प्रकार। विषम पोषी पोषण के प्रकार कितने प्रकार हैं, 3। परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी पोषण। तो ये तीनों प्रकार है, इसके आप लोग याद कर लेना। देखिए उसके बाद चलिए देखिए, पहला है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या है। परजीवी वह पोषण है जिसमें जीव दूसरे जीव के अंदर रहकर उसे बिना मारे उससे भोजन प्राप्त करता है, जैसे परजीवी पोषण कहते हैं। मतलब उसे क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। जो एक जीव दूसरे जीव के अंदर रहकर बिना उसे नुकसान पहुंचाए, यानी कि बिना उसे खत्म किए उससे भोजन प्राप्त करता है, उससे क्या कहेंगे, परजीवी पोषण कहेंगे। आप लोग ध्यान नहीं देते हो। तो देखिए जैसे क्या हो जाए, जुआ, आप लोग जानते होंगे, फीता कृमि आदि, ये सब क्या है, ये परजीवी पोषण है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर में हमारा था क्या, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण क्या है, देखिए यहाँ पे मृतजीवी पोषण। मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर तथा गले कार्बनिक पदार्थ से बनाते हैं। किससे, मृतजीवी अपना भोजन शरीर के गले कार्बनिक पदार्थ से बनाते हैं, जैसे फफूंदे और कवक। तो ये हमारा हो जाएगा। तीसरा हमारा देखिए प्राणी पोषण। प्राणी पोषण हमारा तीसरा। इसमें जीव संपूर्ण भोज पदार्थ को अंतः ग्रहण करता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर
होता है। इसको हम क्या कहेंगे? प्राणी पोषण। जैसे अमीबा, मानव आदि, ये सब क्या है? प्राणी पोषण है। तो चलिए आगे देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में समझेंगे। देखिए वाष्पोत्सर्जन, वाष्प को बाहर करने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों के पत्तियों के पौधों के पत्तियों के उपस्थित रंध्र में होती है। यह एक जलहान की क्रिया है। किसकी क्रिया है? जलहान की क्रिया है, एक वाष्पोत्सर्जन। याद कर लेना आप लोग, ये एग्जाम में आता है। उसके बाद चलिए समझेंगे। देखिए प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? देखिए प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी चीज का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी चीज का निर्माण करना हमको क्या कहलाएगा? प्रकाश संश्लेषण। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप पौधे C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा कार्बनिक ग्लूकोज प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण बनाता है या कहलाता है। तो उसके बाद अगला है हमारा, देखिए हरित लवक। हरित लवक क्या होते हैं दोस्तों? देखिए हरित लवक में ही हरे रंग का पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी के कारण पौधे हरे होते हैं। पौधे हरे किसके कारण होते हैं? क्लोरोफिल के कारण पौधे हमारे हरे होते हैं। इसमें पर्णहरित पाया जाता है, हरे रंग का पर्णहरित पाए जाते हैं। इसके कारण ये, जिसे हम क्लोरोफिल भी कहते हैं, इसी कारण पौधे हमारे हरे होते हैं। उसके बाद आ जाता है देखिए पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र कई तंत्र मिलकर भोजन को पचाना पाचन तंत्र कहलाता है। कई तंत्र मतलब कई क्रियाएं मिलकर भोजन को पचाने का क्रिया करते हैं, भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? पाचन तंत्र। देखिए पाचन क्या होता है, अब समझिए आप लोग पाचन क्या होता है। पाचन क्या होता है? देखिए जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। जटिल पदार्थ को किस में तोड़ना? सरल पदार्थ में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। यह क्रिया फिजिकल एवं केमिकल दोनों होते हैं। पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना होता है। पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना होता है। जैसे कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं। देखिए जैसे कि चित्र में मुख्य गुहा ये है, पाचन तंत्र हमारे यहाँ पे कार्य करता है। जब बीज में जो होता है ना, अमाशय और अग्नाशय, यहाँ पर देखिए सभी इतने में जो है ये पाचन तंत्र हमारा यहाँ पे होता है। देखिए और ये है मुख्य गुहा। आगे हम मुख्य गुहा की बात करेंगे, जीवा की बात करेंगे, ग्रसिका की बात करेंगे। आप लोग इसको चित्र को समझ लीजिए। देखिए उसके बाद देखिए आ जाता है हमारा आहार नाल की लंबाई 32 फीट या 9 से 10 मीटर होती है। आहार नाल क्या होता है? देखिए हमारा जो यहाँ से लेकर मुख्य गुहा से लेकर ये यहाँ तक होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? आहार नाल। उसको हम क्या बोलेंगे? आहार नाल। इसकी लंबाई कितनी होती है? 32 फीट से लेकर 9 से 10 मीटर तक होती है। आहार नाल का पहला भाग मुख्य गुहा होता है। मैंने अभी बताया मुख्य गुहा होता है। अब मुख्य गुहा क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। देखिए मुख्य गुहा, दांत जीभ 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। मुख्य गुहा में क्या होती हैं? दांत जीभ और 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। डेढ़ लीटर से मनुष्य में 1.5 लीटर लार प्रतिदिन बनता है। लार में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लार में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए पहला लाइसोजाइम, दूसरा टाइलिन और तीसरा है देखिए यहाँ पे डाइस्टेज म्यूकस। ये सभी लार पाए जाते हैं। ये 4 प्रकार के लार पाए जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं हमारे, देखिए अमाशय। अमाशय क्या होता है? अमाशय में भोजन कर 4 घंटे तक रहते हैं। अमाशय के 3 भाग होते हैं। अमाशय में भोजन करने के बाद कितने घंटे तक रहते हैं? 4 घंटे तक रहते हैं। और इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? देखिए ये कौन कौन से भाग होते हैं? कार्डियक, ए नंबर में हमारा क्या है? कार्डियक। यह अमाशय का ऊपरी भाग होता है। इसमें HCl होता है जो कीटाणु
नासी होता है। HCl होता है इसमें और जो कीटाणु को मारता है यानी नासी कीटाणु को मार देता है। दूसरा हमारा बी नंबर में है फंडिक। फंडिक क्या होता है, इसमें कटानुमा रुचि होता है। जब हम भूखे रहते हैं तो यह चुभता रहता है एवं भोजन को रोक कर रखता है। जब हमारे आप लोगों को देखा होगा या फिर कभी आप लोगों को भूख लगी होगी तो देखिए जब हमारे पेट में जब चुभता रहता है, जब भूख ज़्यादा लगती है तो हमारा पेट दर्द करने लगता है, वो फंडिक के कारण होता है। ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है हमारा, देखिए तीसरा है पाइलोरिक। पाइलोरिक सी नंबर है हमारे, देखिए इसमें जठर ग्रंथियां होता है। इसमें जठर ग्रंथियां होती हैं जिससे जठर रस निकलता है। जठर रस दो प्रकार के से मिलकर बना होता है। जठर रस कितने प्रकार से मिलकर बना होता है, दो प्रकार से। पहला रेनिन दूध से दही, दूसरा पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन क्या करता है, दूध से दही बनाता है और प्रो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद देखिए चलिए आगे हैं, देखते हैं श्वसन तंत्र। उसके बाद आ जाता है हमारा श्वसन तंत्र। देखिए श्वसन तंत्र चित्र में देख लीजिए, समझ लीजिए। यह है श्वास नली, उपस्थित वलय या फिर फुफ्फुस, फसलियां, डायाफ्राम या फिर कूपिका कोश, श्वास नल श्वासनिका या श्वसनी। और इधर पर देखिए कूपिका ये है, यहाँ पर देखिए ये जो बनी ना ये कूपिका है। श्वसन श्वसनिकाएं, यहाँ पे नास द्वार है, मुख गुहा, ग्रसनी और कंठ। इसके बारे में चलिए समझते हैं श्वसन तंत्र क्या है। प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिए श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, श्वसन या श्वसन किसे कहते हैं, जो भी है अपना सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। किसको कहते हैं, जो हम श्वास लेते हैं और उसको फिर रिलीज करते हैं, जो लेते हैं और छोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। श्वसन की क्रिया को हम ऑक्सीकरण की क्रिया भी बोलते हैं। ऑक्सीकरण, श्वसन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण की क्रिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के श्वसन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। बिना ऑक्सीजन के भाई कोई जिंदा नहीं रहता, ये तो जाहिर सी बात है। इसमें ऑक्सीजन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन के फल स्वरूप हमें ऊर्जा भी मिलती है और शरीर में ऊष्मा भी बनी रहती है। श्वसन जो लेते हैं हम उससे हमें ऊर्जा भी मिलती है और हमारे शरीर में ऊष्मा भी बनी रहती है। यह एक उपचायी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, अपचायी अभिक्रिया है। यह एक अपचायी अभिक्रिया है। शरीर में ऊष्मा बने रखने के लिए निम्न कारण है। ऊष्मा बने रखने के लिए निम्न कारण है। श्वसन, दूसरा रक्त की परिसंचरण, नसों में खून का प्रवाह होना। रक्त का परिसंचरण मतलब होता है नसों में खून का प्रवाह होना। तो चलिए देखिए कुछ प्रश्न मैं आप लोगों से करता हूँ। देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे। देखिए श्वसन के अंग, श्वसन के अंग में हम समझेंगे। प्रश्न हमारा क्या है, स्तनधारी जीव किससे सांस लेता है। स्तनधारी जीव किससे सांस लेता है, आंसर हमारा देखिए स्तनधारी जीव फेफड़ा से सांस लेता है। लंग से कितनी सांस लेता है हमारा, जैसे कि गाय, कुत्ता, बिल्ली, मानव आदि, ये सब किससे सांस लेते हैं, फेफड़े से सांस लेते हैं। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कीट कीड़े मकोड़े किससे सांस लेते हैं। आंसर हमारे कीट कीड़े मकोड़े श्वास नली से सांस लेते हैं। किससे लेते हैं, श्वास नली से सांस लेते हैं। तीसरा जलीय जीव किससे सांस लेते हैं, जलीय जीव क्लोम यानी कि गल्फर से सांस लेते हैं। तीसरा मेढक 3 तरह से सांस ले सकता है। मेढक कितने प्रकार से सांस ले सकता है, 3 प्रकार से मेढक सांस ले सकता है। जैसे कि पहला है जब बच्चा टेढ़ पोल रहता है तब गिल्स से सांस लेता है। जब बच्चा रहता है मेढक तब किससे सांस लेता है, गिल्स से सांस लेता है। दूसरा मेढक जमीन पर या भूमि पर पानी में फेफड़ा से सांस लेता है। किससे, फेफड़ा से सांस लेता है। तीसरा मेढक भूमि के अंदर जब रहता है तो वो किससे सांस लेता है, त्वचा यानी
त्वचा मतलब यानी कि बाहर की जो खलरी होती है आप लोग बोल सकते हो, इसे सांस लेता है। उसके बाद देखिए अगला हमारा आ जाता है श्वसन मार्ग क्या है। श्वसन मार्ग क्या है? आंसर हमारा है देखिए वायु जिस मार्ग से जाती है उसे हम श्वसन मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग। उसे हम वायु जिस मार्ग से हम लेते हैं और छोड़ते हैं, मतलब नाक से हम वायु लेते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? श्वसन मार्ग। उसे हम श्वसन मार्ग बोलेंगे। उत्सर्जन तंत्र उसके बाद आता है। उत्सर्जन तंत्र क्या है? देखिए अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? जो अपशिष्ट पदार्थ होता है यानी कि जो मल होता है उसे बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। देखिए पहला है त्वचा, पसीना नमक सीवम। दूसरा फेफड़ा, CO2 वाष्प बलगम निकालता है। तीसरा यकृत, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। कौन? यकृत। वृक्क, यूरिया पेशाब का उत्सर्जन करता है वृक्क हमारा। और बड़ी आंत अनपचा भोजन को कायल करता है। ठीक है ना? तो हम समझेंगे। अब देखिए वृक्क क्या है। वृक्क क्या है? वृक्क रक्त को छानता है। वृक्क क्या क्या है? ये रक्त को छानता रहता है। पहला है देखिए हेडिंग में पेशाब का निर्माण करना, जहर को निष्क्रिय कर देता है। कौन? वृक्क। उसके बाद देखिए यह इसकी संख्या 2 संख्या होती है। भार इसका होता है 140 ग्राम। नेफ्रॉन 8 लाख होता है। ये है हमारे देखिए विक्र का चित्र, आप लोग देख सकते हैं। ये विक्र का चित्र है, आप लोग समझ लीजिए, देख लीजिए विक्र का चित्र है ये। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए क्या होता है। उसके बाद आगे हम आ जाता है धमनियाँ। धमनियाँ क्या होती है दोस्तों? यह एक प्रकार की रक्त नलिका होती है जिससे अंदर शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। धमनियों के कार्य होता है कि हृदय में शुद्ध रक्त ले जाकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना तथा धमनी में प्रवाहित होने वाले रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। धमनियों का कार्य क्या होता है? देखिए ये जो है ना, ये शुद्ध रक्त को प्रवाह करती है। पहला बात, शुद्ध रक्त को अंदर ले जाकर धमनियों को शुद्ध रक्त में ले जाती है रक्त को, और शरीर के विभिन्न अंगों तक रिलीज करती है, मतलब प्रवाहित करती है। और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद आ जाता है देखिए पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त। पल्मोनरी धमनी का मतलब यानी अशुद्ध रक्त क्या होता है, चलिए देखते हैं। उसके बाद हेडिंग हमारी आ जाती है शिराएं। शिराएं क्या होता है? यह एक प्रकार की रक्त वाहिनी है, पर इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें अशुद्ध रक्त बहता है तथा इसमें बहने वाले रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। शिराएं में जो होता है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, आप लोग कह सकते हैं। उसके बाद देखिए पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा क्या होता है, में क्या आता है? हृदय। हृदयक पेशियों का बना होता है। यह पैरोकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। हृदय का आकार बंद मुट्ठी के समान होता है। यह अक्षगुहा में हल्का बाईं ओर होता है। हृदय एक पंपिंग अंग है। हृदय जो है हमारा क्या है? एक पंपिंग अंग है। इसका वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है और यह बंद मुट्ठी के समान होता है। यह पैरोकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। चित्र देखिए आप लोग, ये चित्र हमारा है देखिए महाधमनी। ये पूरा हृदय है, देखिए ये पूरा क्या है? हृदय। इसमें महाधमनी हो जाएगा, वाह अलिंद हो जाएगा, वाह निलय हो जाएगा, दक्षिण निलय, दाया अलिंद, निम्न महाशिरा, सभी इसमें पाए जाते हैं। देखिए
महाधमनी कपाट, इसमें आप लोग देख सकते हैं सभी पाए जाते हैं। तो उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। फिर अगली हेडिंग हमारी आ जाती है हृदय कोष्ठ। हृदय कोष्ठ क्या है देखिए, हृदय के अंदर पाए जाने वाले गुहा खाली स्थान को चेम्बर कहते हैं। किसको? जो खाली स्थान होता है उसको हम क्या कहेंगे? चेम्बर कहते हैं। हृदय के अंदर जो पाए जाते हैं उनको बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा है अलिंद। हृदय में अलिंद होता है, जो अभी मैंने बताया। यह हृदय के ऊपरी भाग होता है। शरीर में रक्त अलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। अलिंद के माध्यम से रक्त प्रवेश करता है हृदय में। और निलय, उसके बाद निलय क्या होता है? यह हृदय का निचला भाग होता है। यहाँ यह रक्त को पंप करता है। यह रक्त को पंप करता है, शुद्ध कर देता है, जिससे रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है, ठीक है ना। जिससे रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा देखिए उभयचर। उभयचर क्या होता है? मेढक, सरीसृप यानी सांप, छिपकली, ये सब क्या है? उभयचर हैं। मगरमच्छ तथा घड़ियाल सरीसृप हैं, किंतु इनका हृदय का चेम्बर वाला होता है। इनका हृदय चेम्बर वाला होता है। और स्तनधारी तथा पक्षी का हृदय 4 चेम्बर वाला होता है। कितने चेम्बर वाला? 4 चेम्बर वाला होता है। तो धन्यवाद। आई होप कि आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे होंगे। और हाँ, और इससे सभी पहले चैप्टरों की वीडियो बन चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हाँ, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।